अभिनेता विपिन कुमार का जन्म अमृतसर में हुआ, लेकिन इनकी जड़ें हिमाचल की मिट्टी में हैं। रंगमंच के प्रति इनका लगाव इन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली तक खींच लाया। अभिनेता व निर्देशक के तौर पर अब तक ये कई नाटकों में काम कर चुके हैं। नाटक की सभी विधाओं में काम करते हुए इनका अनुभव और दार्शनिक विस्तार उल्लेखनीय है। चलिए मुलाकात करते हैं रंगमंच के अतरंगी अभिनेता विपिन कुमार से। तो विपिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर। आप मुझसे और बहुत से लोगों से रूबरू होने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मोस्ट वेलकम। सबसे पहले विपिन, बचपन से शुरू करते हैं कि कहाँ की पैदाइश है, माता पिता का रवैया बचपन में कैसा रहा जब आप बढ़ रहे थे, भाई बहन कितने हैं और किस मिट्टी से जुड़े हैं, ये थोड़ा सा बताएं। मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो वैसे हिमाचल की है। मेरे माता पिता हिमाचल से हैं, लेकिन क्योंकि पिताजी जॉब करते थे पंजाब में, तो अमृतसर आ गए थे 1984 में। तो मेरा जो जन्म है वो अमृतसर में हुआ है और मेरा जो पालन पोषण है वो पंजाब के रहन-सहन के मुताबिक ही हुआ है। तो मेरी एजुकेशन भी जो है वो पंजाब में ही हुई है। मेरी स्कूलिंग, मैं कॉलेज गया, सब कुछ जो है वो मैंने वहीं से पढ़ाई की है। और और दादा जो थे वो सब आपके हिमाचल के रहने वाले थे, और लेकिन आपके जन्म के समय आपका परिवार जो था वो अमृतसर में आ गया और उसके बाद पंजाब में आप पले बढ़े और पढ़े। जी। ओके। तो मैंने लगभग 25 साल जो है एनएसडी आने से पहले तक के जो 25 साल जो है वो पंजाब में अमृतसर में बिताए हैं। और मैं खालसा कॉलेज अमृतसर से बीकॉम ग्रेजुएट रहा हूँ। ओके। और बचपन में पहले तो मुझे क्रिकेट खेलने का ज़्यादा शौक था, तो नाटक का मुझे कोई पता भी नहीं था। मेरी स्कूलिंग तक तो मुझे बिल्कुल भी ड्रामा के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में आया, तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होता है। तो कॉलेज में मुझे पता चला कि नाटक नाम की कोई चीज़ होती है और आप उसमें जब अभिनय कर सकते हैं और उसके लिए प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको बेहतर ढंग से जो है वो अपने आप को काम करना है इस फ़ील्ड में। कितने तो मैंने भाई-बहन आपके? भाई-बहन कितने मैं थे? अकेला, आई एम सिंगल चाइल्ड। अच्छा, यू आर अ सिंगल चाइल्ड। ओके। जी, ओके। जी। तो माता-पिता का तो खूब लाड मिला बचपन में? जी। माता-पिता माँ मेरी गृहिणी हैं और पिताजी जो थे वो कारपेंटर थे, एक कंपनी में, अभी रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, तो आपका तो सहयोग वो देते रहे, आपकी सब जो भी आप करना चाहते थे बचपन में, जो भी शरारतें थी या जो आप पाना चाहते थे बचपन में, जो आपके सपने थे, सोच रही होगी, उन सब चीज़ों में बहुत सपोर्टिव रहे आपके साथ। जी। इस मामले में मैं थोड़ा खुशनसीब रहा हूँ कि मेरे घरवालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हुँ, हुँ। सो उनका सपोर्ट मिला मुझे। अच्छा। तो फिर उसके बाद आपका जो एक ये बताइए, जैसे आपने बताया कि आपको क्रिकेट का शौक था, तो उसके जी। लिए कैसे, मतलब क्रिकेट को प्रोफ़ेशनल लेवल पे करने की सोचते थे कि बड़ा होकर कुछ मैं सचिन तेंदुलकर या इस तरह का कुछ बनूँगा, ऐसा कुछ शौक था या वैसे ही खेलते थे? नहीं, एक शौक तो था, मुझे था कि मैं क्रिकेट में जाऊँगा, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो है वो मेरा उधर रुझान हट गया। और मैं ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता था क्रिकेट की, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो फिर जो कॉलेज में आकर मेरा एक इंटरेस्ट था कि मैं क्रिकेट को स्पोर्ट्स कोटे में मैं जाना चाहता था क्रिकेट में, लेकिन बात नहीं बनी। तो उसके बाद फिर मुझे धीरे-धीरे जो है वो नाटक देखने का एक जो है चस्का लगा। हुँ। और यूथ फेस्टिवल में तो मैं उस वक़्त कॉलेज के टाइम पे मैं मेरा ये स्ट्रगल चल रहा था कि मैं अगर पढ़ाई में, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, हुँ। कॉमर्स कर रहा था। तो मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं जीवन में करूँगा क्या? किस लाइन में मैं मतलब रोज़ी-रोटी कमा सकता हूँ जाकर। मेरा ये सर्च चल रहा था सेकंड ईयर में, बीकॉम सेकंड ईयर करते-करते।
तभी अचानक एक दिन हमारी क्लास में यूथ फेस्टिवल के लिए नए लोगों का नाम लिखने के लिए लोग आए, वहाँ के सीनियर स्टूडेंट आए। तो मेरे दोस्तों ने मेरा नाम लिखवा दिया। मैं क्लास में नहीं था, मेरा नाम लिखवा दिया उन्होंने। हुँ, उन्होंने अपनी तरफ से शरारत की, लेकिन जब उन्होंने लिखवा दिया तो मुझे जाना, मैं गया, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ जाकर। तो वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। तो हुँ, वहाँ से मुझे लगा कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर कहीं न कहीं इसका बोलने का कॉन्फिडेंस है हुँ, और ये कॉन्फिडेंस हो सकता है। एक्चुअली वो मुझे दुनिया बहुत अच्छी लगी वहाँ की। सब अपने से बड़ा खुशगवार होकर मिल रहे हैं, एक-दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, एक-दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं और पढ़ाई से बिल्कुल अलग। हुँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ से थोड़ा-सा मेरे अंदर ये बीज पैदा हुआ कि हाँ, इसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मैंने ऑडिशन दिया यूथ फेस्टिवल का तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। हुँ, हुँ, तो फिर ऐसे धीरे-धीरे शुरू हुआ। ओके। और कब जाकर के अंदर से ऐसा अच्छे से पता चला कि मेरे अंदर एक अभिनेता छुपा है जो मौका मिलते ही बाहर आने को और अपने आप को प्रूव करने के लिए बेचैन है और वो प्रूव कर सकता है? एक्चुअली क्या था हम लोगों का एक ग्रुप था कॉलेज टाइम में दोस्तों का। हुँ, हुँ, तो 4-5 लोग थे हम, तो हम बहुत शरारती होते थे, मतलब हर कोई होता है उस एज में। तो ओ हम अलग-अलग तरह-तरह की शरारतें करते थे जिसमें कि मतलब कह लीजिए कि कोई टीचर बन के किसी क्लास में चले जाना, कोई इस तरह से करना। तो हमें लगता था कि हम जो है वो इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, तो ये इसको तो वहीं से मुझे लगता था कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो मेरे दोस्तों को भी ये लगता था क्योंकि कई बार क्या होता था कि क्लास में टीचर जो थे वो कुछ काम करने के लिए दिया होता था तो हम करके नहीं आते थे। तो हम बड़े अजीब-अजीब तरह के बहाने बना के मान लीजिए कि क्लास में बेहोश हो गए। तो इस तरह के हम चीज़ें करते थे। तो तब मुझे लग रहा था कि हाँ, तो इसी से मेरे दोस्तों ने भी उन्हीं चीज़ों से मुतासिर होकर जो है वो मेरा नाम लिखवा दिया कि ये एक्टर एक्टर बन सकता है। तो फिर धीरे-धीरे ये धीरे-धीरे हमें पता चल रहा था क्योंकि शरारतों से वो चीज़ हमें लग रही थी कि कॉन्फिडेंस है अंदर उन चीज़ों को टैकल करने का। कॉलेज का जो तो ग्रुप था या जो भी ड्रामेटिक सोसाइटी थी, उसका क्या नाम क्या था? आपके कॉलेज के ग्रुप उसका कॉलेज का उसको खालसा कॉलेज थिएटर ग्रुप ही बोलते थे उसको। अच्छा। उसके बाद जी। फिर कैसे एनएसडी तक कैसे पहुँचे? एनएसडी एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो वहाँ मेरे एक सीनियर थे इमैनुअल सिंह वो एक एनएसडी से हमारे ग्रेजुएट हैं राजेंद्र सिंह। हुँ, तो वो वहाँ पे वर्कशॉप कर रहे थे, वो अभी अमृतसर के ही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इमैनुअल ने मुझे बताया कि एक एनएसडी है, एक एनएसडी एक संस्था है जो कि एक्टिंग की ट्रेनिंग भी देती है और साथ में स्कॉलरशिप भी देती है। हुँ, तो मुझे लगा अरे वाह! मतलब पढ़ाई भी होगी और एक्टिंग भी करेंगे और पैसे भी मिलेंगे। हुँ, तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि वहाँ से वो ग्रेजुएट हैं, वो यहाँ पे वर्कशॉप देने आए हैं 1 महीने की। हुँ। तो मैंने उनके साथ जाकर वो वर्कशॉप जॉइन कर ली। तो फिर धीरे-धीरे मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, यहाँ से कौन-कौन से एक्टर्स पढ़ के निकले हैं, कौन-कौन से बड़े नाम हुए थिएटर में, फ़िल्म में। तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे भी इस जगह पर जाना है और क्योंकि मैंने सुना था कि नसीर साहब, ओमपुरी साहब ये सब लोग जो हैं वो वहाँ से हैं। तो मेरे अंदर एक उस वक़्त ये हो गया कि ये यहाँ पे मुझे जाना है। तो फिर क्या किया आने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए और ख़ास उस करके वक़्त तक पेरेंट्स को पहुँचने के कैसे लिए मनाया? काफ़ी काफ़ी पापड़ बेलने पड़े हुँ, मतलब पहले तो आने से पहले मैंने लगभग 6 साल काफ़ी थिएटर किया। हुँ, राजेंद्र जी के साथ जो मेरे गुरु बने उनके साथ मैंने थिएटर की एबीसी सीखी। उसके बाद मुझे एक और ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिला, वो पंजाब का एक बहुत ही बड़ा नाम थी, नीता मोहिंद्रा जी, जो हुँ, रंगतोली एक संस्था चलाती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि उस ग्रुप के नाटकों को डायरेक्ट करने के लिए भारतीय रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम श्री एम के रैना जी आते थे, डायरेक्ट करने के लिए। तो वहाँ से मेरी उनके साथ जो है वो पहचान हुई। मैंने उनके साथ काम करना बैक स्टेज काम करना शुरू किया। वो ज़्यादातर सोलो नाटक होते थे उस ग्रुप के, तो उसमें कभी-कभार एक छोटा रोल करने को मिल गया, लेकिन ज़्यादातर मैं उनका प्रोडक्शन कंट्रोलर के हिसाब से काम सँभालता था। बैक स्टेज की सारी चीज़ें मैं देखता था। तो वो जो बैक स्टेज करते-करते जो मेरी एक लर्निंग होनी शुरू हुई, वो मेरे लिए बहुत काम आई।
तो वहाँ से फिर मैंने रैना साहब के साथ काम करना शुरू किया। तो लगभग मैं एनएसडी आने से पहले पूरा इंडिया घूम चुका था, उनके साथ अलग-अलग जगह पे शो के लिए जाते-जाते। तो एक एक्सपीरियंस लेवल पे भी मैं एनरिच हो गया था। और हुँ। लेकिन ये था कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ एनएसडी में वो 3 बार ट्राई करने के बाद हुआ। तीसरी बार में जाकर मुझे फाइनल में एनएसडी ने स्वीकार किया। तो विपिन जब 2 बार सिलेक्ट नहीं हुए, तो हौसला जी। कैसे बुलंद रहा कि तीसरी बार भी अभी फिर भी जाना ही है? इतने फ़र्म अ, कैसे रहे? हौसला तो कई बार डगमगाया, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे ये पता था कि कॉमर्स करते-करते मुझे ये अंदाज़ा था कि मैं पढ़ाई में तो अच्छा नहीं हूँ, तो अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं उस तरह की जॉब भी नहीं कर पाऊँगा। हुँ, तो फिर भी मेरा खुशनसीबी ये रही कि मेरे पास अच्छे टीचर रहे। हुँ, राजेंद्र संग सिंह जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत हेल्प किया। और एमके रैना जी ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत मेंटली स्टेबल रखा। और नीता महिंद्रा जी तो थी ही हमारे साथ। तो उनके साथ काम करके जो है वो उस तरह का जो कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होता था। हुँ, तो वो बना रहा। और बीच-बीच में मैंने छोटे काम भी किए। 2 साल जब मैंने नहीं कर पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अकाउंटेंट मैनेजर भी बना हुँ। एक कंपनी में। और सीए के अंडर भी मैंने ट्रेनिंग की। लेकिन वहाँ मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने छोड़ दी 6 महीने के बाद। और फिर मैंने जो है वो एक बार मैंने सोचा कि लास्ट चांस ज़रूर लूँगा मैं तीसरी बार एनएसडी का। तो फिर वो लास्ट चांस जो है वो सिलेक्शन हो ही गया। पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे जब उन्हें पता चला कि विपिन जो है वो तो थिएटर को ही आगे अपना रोज़ी-रोटी का भी और भविष्य में भी एक साधन पूरा ज़िंदगी भर का बनाना चाहते हैं? पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। बस हर पेरेंट्स का यही होता है कि उनको लगता है, ख़ास करके मिडल क्लास फैमिली में, कि अ, जॉब मिल जाए और जो हमारा बच्चा जो है सेटल हो जाए। ये हर मिडल क्लास फैमिली के पेरेंट्स का एक सपना होता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तू अपना जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट है वो बदल दे। सो वो कहते रहे, बस उन्होंने ये बोला कि बेटा कि अगर रोज़ी-रोटी निकल जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। बस पेरेंट्स सपोर्टिव रहे उस हिसाब से। फिर एनएसडी के अनुभव बताइए। एनएसडी में कैसा रहा? क्या-क्या क्या क्या एक्टिंग में आपने स्पेशलाइज़ेशन किया या डायरेक्शन में किया? कैसे रहा? एनएसडी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। 3 साल मज़े किए हमने। 3 साल वो जीवन के बेहतरीन साल होते हैं। और पहले साल तो हम जो, क्योंकि अलग-अलग जगह से आए होते हैं सब लोग, 26 लोग होते हैं, तो सबको एक ही लेवल पे लेके आया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई 10 साल थिएटर करके आया है, कोई सीधा कॉलेज से सिलेक्ट हो गया है, कोई पीएचडी करके आया है, कोई एमए करके आया है, तो कोई सिर्फ ग्रेजुएशन करके आ गया है। तो पहले साल में एनएसडी में सबको एक धरातल पर लेकर आया जाता है, ताकि आगे चलकर वो एक ग्रुप में अच्छे से काम कर पाएँ। क्योंकि हम सबको पता है कि थिएटर जो है वो एक कोलैबोरेटिव आर्ट है। हुँ, तो अगर हम अपने-अपने में रहेंगे तो व थिएटर संभव ही नहीं है। तो इसलिए उस लेवल पे लाने के लिए जो है वो फर्स्ट ईयर में हम पर काम किया जाता है। फिर सेकंड ईयर में मैंने जो है फिर एक्टिंग स्पेशलाइज़ेशन में अपना काम करना शुरू किया। तो बहुत मज़ा आया। उसमें हमें अलग-अलग टीचर्स, इंटरनेशनल लेवल के टीचर्स के साथ जो है वो काम करने का मौका मिला। और हमारे हिंदुस्तान के बढ़िया से बढ़िया टीचर्स जो हमें एक्टिंग सिखाने आए। और उन्होंने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। एक तरह का जो एक्सपोज़र होता है वो इंटरनेशनल लेवल का, वो एक छोटे शहर से आए हुए एक लड़के के लिए, अमृतसर जैसे शहर से आए लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बिल्कुल। वहाँ से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई हो गया। हुँ। लेकिन जब आप बीकॉम कर रहे थे, तो कहीं आपको पढ़ाई मुश्किल लगती थी, जैसे आपने कहा जी, और जी, आप जी। उसी से बचते हुए, भागते हुए कहीं न कहीं एक्टिंग में करियर ढूँढते हुए एनएसडी तक पहुँचे। लेकिन जब जी। एनएसडी में मोटी-मोटी किताबें देखी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी और 3 साल तक पढ़ना भी है, तो उन किताबों के हुँ। साथ आपने कैसे रिश्ता बनाया? एक्चुअली इंटरेस्ट की बात होती है। जो मैं कर रहा था बीकॉम, उसमें एक्चुअली क्या है कि मुझे मैथमेटिक्स और अकाउंट्स की वो जो आंकड़े थे वो समझ ही नहीं आते थे। हुँ, तो मेरे दिमाग में वो जाते नहीं थे। वो तो बस ये था कि ग्रेजुएशन करना है। आर्ट्स मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि आर्ट्स हमारे दिमाग में ऐसा था कि आर्ट्स करने वाले हैं, वो थोड़ा निचले लेवल के होते हैं। और साइंस करने वाला बड़ा लेवल है, वो मुझसे होगा नहीं। तो मैंने बीच का लेवल ले लिया, जो उसमें मैं फँसा रहा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि वो मुझे समझ ही नहीं आता था।
तो लेकिन ये तो मेरा क्या कहते हैं अंदर से एक कॉल था कि ये मैं कर सकता हूँ। तो उसकी जो मोटी-मोटी किताबें समझने में, उसकी मोटी-मोटी किताबें देख के डर नहीं लगा, वो ये था कि ये जितना भी मैं पढ़ूँगा, उतना मैं एज़ एन एक्टर एनरिच होता जाऊँगा और एक अच्छा कलाकार बन सकता हूँ। तो वो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता इंटरेस्ट उन किताबों में बना रहा। जी, जी, जी। एनएसडी रेपेट्री भी फिर आपने जॉइन की, उसके बारे जी। में कुछ बताइए? एनएसडी रिपेटरी जैसे ही हमने 3 साल कंप्लीट किए तो एनएसडी के इंटरव्यू आ गए, मैंने भरा और सिलेक्शन हो गया हमारा। हुँ, हमारे बैच से 7 लोग हुए थे। हुँ, तो 2 साल मैंने बिताए वहाँ पर। लेकिन एनएसडी रिपेटरी का थोड़ा-सा मेरा एक्सपीरियंस क्रिएटिव लेवल पे थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहा। हुँ, क्योंकि एक तो एनएसडी एक प्रोफ़ेशनल कंपनी थी और प्रोफ़ेशनल कंपनी के कुछ अलग मापदंड होते हैं। वो एक तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि 10 से 5 की एक जॉब है और रोज़ आना है, अंगूठा लगाना है और उसमें प्रॉब्लम ये था कि जो पुराने डायरेक्टर नाटक करके जाते थे, वो जब नए लोग आते थे उस सेटअप उन्हीं को में तो काट उनको भी वैसा ही करना हुँ, पड़ता था। हुँ, मतलब एज़ एन एक्टर आप अपना आइडिया कन्वे नहीं कर पाते थे कि हुँ, क्योंकि हर एक्टर मान लीजिए अगर जो रोल किसी और ने किया है वो मुझे करना है तो मुझे उसको कॉपी करना पड़ेगा, उसका वीडियो देखना पड़ेगा और वो एक्शन वैसे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। जबकि मैं चाहता था कि मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं अपने ढंग से करने की कोशिश करूँ। लेकिन ऐसा शायद प्रोफ़ेशनल कंपनी में इतना लिबर्टी नहीं मिल पाती है। हुँ, तो 2 साल मैंने किया उसको क्योंकि एक फाइनेंशियल बैकअप की भी ज़रूरत थी तो लेकिन फिर वो मुझे क्रिएटिव लेवल पे आके सैटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था तो मैंने अ, आज ही के दिन 2 साल पहले आज ही के दिन छोड़ा था। अच्छा, अभी 2 साल अभी हुए हैं। जी, जी, जी। ओके। आज अब 3 हो गए। जी, अब इसी के साथ विपिन एक बात बताएँ कि आपका परिवार तो अमृतसर में है और आप जो हैं वो दिल्ली में एनएसडी में रेपेट्री कर रहे हैं और उससे पहले आप यहाँ पर 3 साल तक पढ़ाई कर रहे थे। तो हुँ। ऐसे में परिवार से दूर रहे आपकी परिवार आपके पास आ गया दिल्ली में और या कैसे रहा ये? नहीं, नहीं परिवार अपनी जगह पे था पेरेंट्स जो थे वो अमृतसर में थे, मैं दिल्ली में था। अच्छा। तो अ, तो आदत पड़ चुकी थी हमें क्योंकि 3 साल हमें 26 लोगों के बीच रहने की, 24 घंटे थिएटर की बात करने की, थिएटर करने की आदत पड़ चुकी होती है। तो उसमें जब मैं एनएसडी में आया था तो पहले के 3-4 महीने थोड़ा-सा मुझे लगा था कि परिवार नहीं है यहाँ पे, मैं हुँ, परिवार से दूर हूँ क्योंकि पहली बार मैं हॉस्टल में रहा था अमृतसर में मैंने जितनी भी पढ़ाई की है तो मैं घर पे ही होता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। हॉस्टल में रहना मेरे लिए नया था, तो तब मुझे लगा था लेकिन बाद में फिर मैं जो है वो एक अडैप्टेबिलिटी मैंने कर ली थी, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा फिर मुझे। तो आपको तो जैसे यहाँ पर 26 लोगों का एक ग्रुप था, तो और 25 दोस्त मिल गए और आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आप अपने भविष्य को लेकर के, अपने अभिनय को लेकर के रोज़ नए-नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपकी तो एक अलग दुनिया चल रही है। लेकिन वहाँ जी, जी। पेरेंट्स जो हैं वो अमृतसर में हैं और जैसे आपने बताया कि आप एक इकलौते अपने घर में बच्चे थे, तो उनकी मनोस्थिति भी थोड़ी-सी बताएँ हमें यहाँ पर, कि वो कैसे इस चीज़ को नहीं, डील करते थे? वो बड़े पॉज़िटिव हैं, वो हमेशा से पॉज़िटिव रहे हैं और उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है और उनकी मनोस्थिति कभी भी मेरी दूर रहने की वजह से कभी भी जो है वो क्या कहते हैं गड़बड़ाई नहीं। अच्छा। वो हमेशा से मुझे दूर से सपोर्ट करते रहे और क्या कहते हैं कई बार उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। लेकिन जब मैं एनएसडी से निकल गया तो तब से जो है वो मैं इस काबिल हो गया हूँ कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ। तो उनकी मनोस्थिति ठीक रही, कोई ऐसा वो नहीं रहा कि प्रॉब्लम नहीं आई। जी। तो अभी उसके बाद फिर बाकी जो 2 साल आपको आज 2 साल हो जाते हैं रेपेट्री को छोड़े हुए, तो ये समय में क्या किया आपने? ये समय में मैंने फ्रीलांसिंग किया क्योंकि अ, मुझे लगता है कि मेरा जो रेपेट्री छोड़ने का डिसीज़न था वो सही था। हुँ, क्योंकि मैं क्रिएटिव लेवल पे सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही मैंने क्या कहते हैं रेपेट्री छोड़ा तो उसके बाद से फिर से मुझे रैना साहब ने जो है अपने साथ काम पे लगा लिया। हुँ, मैंने रिपेटरी छोड़ते ही मैंने उनके साथ पहला वर्कशॉप किया जो वाइज़ैक में, विशाखापट्टनम में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से आंध्रा यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर उस वर्कशॉप में उनके साथ काम किया।
फिर मैं वापस आया वहाँ से, उसके बाद मैंने अपने पंजाब में जो है मोगा सिटी में इप्टा ग्रुप के साथ वर्कशॉप की। उसके बाद मैं फिर दिल्ली आया तो मैंने अपने बैचमेट के साथ एक नाटक किया आषाढ़ का एक दिन, हुँ, उसमें मैंने कालिदास किया। फिर उसके बाद मैंने जो है बाबा बुल्ले शाह, राजेश बब्बर जी के साथ किया, उसमें मैंने बुल्ले शाह किया। मतलब लगभग मैंने 2 साल में 30 नाटक कर लिए हैं और एज़ एन एक्टर 30 नाटक कर लिए हैं और 5 नाटक मैंने डायरेक्ट किए हैं। फेलिसिटी एक कमर्शियल संस्था है, हुँ, कमर्शियल ग्रुप है, तो हुँ। उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उनके साथ मैंने 4 स्टूडेंट प्रोडक्शन की हैं और एक प्रोफेशनल नाटक किया है, एक सेलिब्रिटी को लेकर, अमन फेलिसिटी वर्मा। के साथ? फेलिसिटी थिएटर ग्रुप। ओके, ओके, ओके। राहुल जैसे बूचर आप जी जी, इसके फाउंडर हैं। ओके, या आई नो। जैसे आप बतौर एक अभिनेता जब किसी डायरेक्टर के साथ करते हैं काम, तो आपकी क्रिएटिव साझेदारी कैसे रहती है उसके साथ? कैसे बनाते हैं? देखिए क्रिएटिव साझेदारी बतौर अभिनेता सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उस डायरेक्टर ने मुझे ही क्यों लिया? हुँ, और अगर वो लिया है तो उसका जो स्क्रिप्ट को लेकर क्या टेक है, उसकी क्या सोच है, क्या समझ है हुँ, और वो मुझसे क्या चाहता है, पहले मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं ये समझ लेता हूँ, तब मैं ये देखता हूँ कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं क्या अपनी तरफ से कुछ डाल सकता हूँ जिसको मैं डायरेक्टर के साथ मर्ज करके हुँ, जो है वो बना सकूँ। और अगर मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टर को 3-4 ऑप्शन देता हूँ कि एक बार मैं ऐसे करता हूँ, एक बार आपके कहने पे करता हूँ। हुँ, तो जो आप कहेंगे वो आपका फाइनल डिसीज़न होगा। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि मैं एज़ एन एक्टर इनपुट देता हूँ, वो डायरेक्टर को अच्छा लग जाता है, तो वो उनको रख लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एज़ एन एक्टर अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं और डायरेक्टर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा होता है। हुँ। तो कई बार बात नहीं बन पाती, लेकिन एज़ एन एक्टर क्योंकि हम प्रोफ़ेशनल एक्टर हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें डायरेक्टर के उस पॉइंट ऑफ व्यू को जिस तरह से वो नाटक में रखना चाहते हैं, उसको सम्मान देना पड़ता है। तो इस तरह से ही मैं उनके साथ अपना क्रिएटिव जो है एक तालमेल बना पाता हूँ। अच्छा, एक्टर के तौर पर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मन करता है कि ये सब चीज़ें मैं ज़रूर करूँगा या मुझे करनी है। लेकिन कुछ जी। चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन कहता है कि ये मैं कभी नहीं करूँगा। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में बतौर एक्टर जो आप सोचते हैं कि आप नहीं करेंगे? अ, हालाँकि ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है किसी भी एक्टर के लिए क्योंकि कोई पता नहीं होता किस तरह की स्थिति आएगी। हुँ, लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअली मुझे जिस तौर पे मैं सोचता हूँ वो ये है कि मुझे जिस तरह के लाउड एक्टिंग करने वाले जो कैरेक्टर होते हैं या कह लीजिए कि एक सतही लेवल की एक कॉमेडी करनी पड़ती है कई बार। हुँ, वो उस तरह के कैरेक्टर करने से मैं हमेशा बचना चाहता हूँ। मैं उस तरह क्योंकि वो मुझे बड़ा आसान लगता है कि मैं हमेशा ही चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट करना चाहता हूँ जिसमें मैं एज़ एन एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूँ, अपनी बाउंड्रीज़ को जो है वो एक खुश कर लिमिट के बाहर पुश कर सकूँ हुँ, और जिसमें मुझे एक किरदार के तौर पर करते हुए सैटिस्फैक्शन हो, मेरी रेंज जो है वो और बढ़े। हुँ। तो उस तरह के कैरेक्टर मुझे करने में ज़्यादातर मुझे रियलिस्टिक किस्म के नाटक करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे रियलिस्टिक किस्म का काम करने का जो अंदर से एक मन है वो रहता है हमेशा कि मुझे वैसा नाटक मिले। लेकिन ये है कि जब से मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास आउट किया है, रेpertory में भी मुझे ऐसा कोई नाटक नहीं मिला और उसके बाद मैं बाहर आया तो बाहर भी मैंने मुश्किल से 1 या 2 नाटक किए हैं जो रियलिज़्म के दायरे में आते हैं, जैसे हत्या एक आकार की श्री रैना साहब का डायरेक्ट किया हुआ, वो किया है और एक मैंने डायरेक्ट किया है 12 एंग्री मैन। ओके। तो मैं रियलिस्टिक काम में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि मैं और तरह से काम नहीं कर सकता, लेकिन रियलिस्टिक नाटक में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक इनर सोल सैटिस्फाइड हो जाता है उसको कर एज़ एन एक्टर व्हाट आर योर इनसिक्योरिटीज़? एज़ एन एक्टर मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ है, वो ये है कि थिएटर में बड़ा कम पैसा मिलता है। हुँ, तो उसके लिए मुझे क्या कहते हैं कि जैसे अ, ऐसी वैसे मेरी कोई इनसिक्योरिटी नहीं कभी रही एज़ एन एक्टर पर पैसे को लेकर ये रहता है कि कई बार
आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा इनसिक्योरिटी रहती है ऑफ मुझे। कोर्स थिएटर में पर पैसे की दिक्कत हाँ, रहती हाँ। ही है, बिल्कुल है, हाँ, कई बार क्या होता है कि हमें आपसी रिश्तों के कारण भी कई बार नाटक करना पड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये रहता है कि यार अब ये रिश्ते इनके साथ कुछ और हैं, अब वो पैसे के लिए बोल भी नहीं सकते, अगर दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। तो ये थोड़ा-सा रहता है मन में। आपके आदर्श कौन है विपिन? अ, क्या एक्टिंग में या वैसे? एक्टिंग में, अभिनय के मंच पे? मेरे आदर्श जो हैं वो एक तो दिलीप साहब हैं हुँ, एक्टिंग में और एक क्या कहते हैं हमारे इरफान भाई हैं, इरफान खान और अभी जो नए एक्टर्स हैं, उनमें मैं किनको क्या कहते हैं आयुष्मान खुराना को पसंद करते हैं। पसंद करता अच्छा, जब आप एक अभिनेता के तौर पे किसी नाटक में काम करते हैं, तो पूरे नाटक का एक बेहतरीन प्रोडक्शन बन के दर्शकों के सामने आना आपको ज़रूरी लगता है? आपके लिए महत्वपूर्ण होता है? या फिर आपका पर्सनल ग्रेटिफिकेशन कि मेरे काम की तारीफ़ हुई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? नहीं, नहीं, अगर मैं ऐसा सोचूँगा तो बड़ा ही मतलब थिएटर के जो नियम हैं उसके विरुद्ध काम करूँगा। ऐसा नहीं है मेरे लिए पूरा नाटक कैसे बन के आ रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि इसमें एक डायरेक्टर का थॉट प्रोसेस लगा होता है, अगर इसमें प्रोड्यूसर है तो उसका पैसा भी लगा होगा और जो को-एक्टर हैं उनकी भी मेहनत लगी होगी। तो मैं अगर सिर्फ़ अपनी मेहनत के बारे में सोचूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका काम अच्छा दिखना है तो वो पूरे नाटक के अच्छा होने से दिखेगा, वो सिर्फ़ आप अकेले अच्छा कर रहे हैं तब नहीं दिखेगा वो। अगर नाटक ही आपका कमज़ोर है तो आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो एक पूरी टीम का सपोर्ट होता है उसमें और अगर कोई स्टार बनता है या अगर कोई उस नाटक से चर्चित होता है, तो वो पूरी टीम का एफ़र्ट होता है, डायरेक्टर से लेकर एक चाय पिलाने वाले तक जो बैक स्टेज वर्कर होते हैं, उन सबका एफ़र्ट मिलके आप जो है वो एक दिखते हैं स्टेज पे। तो उसमें मैं सिर्फ़ ये नहीं सोच सकता कि सिर्फ़ मेरा ही काम अच्छा दिखे, मुझे पूरी टीम को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जब आप किसी रोल को का चयन कर लेते हैं, उसके बाद उसकी रिहर्सल्स कर रहे होते हैं, तो आपको अनुमान लग जाता है कि ये जो रोल है, ये किस रूप में निखर कर आएगा? या दर्शकों का जो प्रतिक्रिया होती है, उसको देखने के बाद पता चलता है कि मेरा चयन जो था, ये सार्थक रहा या ठीक था, मैंने ठीक रोल चुना? नहीं ये हमेशा से मेरे अंदर एक आप सेंस कह लीजिए या कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे रिहर्सल के वक़्त पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। हुँ, मुझे ये अनुमान हो जाता है कि ये नाटक कैसा जाएगा, मेरा कैरेक्टर कैसा जाएगा। तो कई बार मुझे बड़ी क्योंकि ऑडियंस का रवैया देख के पता चले तो शायद थोड़ा आदमी ठीक रहता है। लेकिन कई बार रिहर्सल करते-करते मुझे लग जाता है कि अरे यार! ये रोल निकल के नहीं आएगा, इसमें मैं जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लूँ, ये जो डायरेक्टर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं वैसा मेरे अंदर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और तो लेकिन वो क्या होता है कि फिर आप एज़ अ प्रोफेशनल एक्टर आप काम ले लिया होता है तो आप उसको निभाना पड़ता है उसी तरह से। तो ये मुझे पता पड़ जाता है। ऐसे कई सारे नाटक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन ऐसे कई सारे नाटक हैं जिनमें मतलब मैंने सिर्फ़ उस रोल को ये बोला कि कर दो अब, उसके बाद नहीं इसको पकड़ना है। तो विपिन उसको निभाते पूरा 100% देकर हो एंड तक या फिर वो बेमन से ही करते चले जाते हो? नहीं, 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 निभाऊँगा मैं 100% मन से ही। हालाँकि वो मुझे अंदर से वैसा मुझे लग रहा होता है कि यार ये जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्योंकि नाटक का वो जो एक डायरेक्टर की डिमांड है, स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो उसको मैं 100% ही कोई भी एक्टर ये नहीं चाहेगा कि वो ऑडियंस के सामने जो है वो 50% दे या 40% दे क्योंकि उसे रोल पसंद नहीं है। जब एक बार पर्दा ओपन हो गया तब आप चाहे पसंद है या नहीं है, आपको वो 100% से ही निभाना पड़ेगा। अच्छा, आपकी जैसे जड़ें जो हैं वो हिमाचल से हैं और फिर जो बचपन आपका जहाँ आपका जन्म हुआ वो अमृतसर की भूमि से जुड़ा हुआ है। तो उसे जी, जी। देखते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं वहाँ जाकर थिएटर करूँ? वहीं के मतलब जो लोक जो है, हमारा जो संस्कृति है उसको पकड़ के वहाँ की चीज़ों को लेकर के मैं रंगमंच को वहाँ पर लेकर जाऊँ। अमृतसर या हिमाचल? दोनों जगह में से जहाँ भी दोनों ही जगहें से आप जुड़े हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि हिमाचल में मैं बहुत कम रहा हूँ। हिमाचल में मैं सिर्फ़ छुट्टी बिताने ही आया हूँ इन सालों में जब से मतलब मैं
लेकिन ये पहली बार है कि मैं हिमाचल में 3-4 महीने लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन से ज़्यादा मैं कभी रहा नहीं हिमाचल में। तो हिमाचल में एक तो मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है और दूसरा जो है वो यहाँ के थिएटर के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ का जो थिएटर है उसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं हिमाचल में एक ड्रामा स्कूल बनाऊँ कभी फ्यूचर में, कभी मेरे पास इतना संसाधन आ जाए, इतना वो आ जाए, तो वाह! मैं एक स्कूल खोलने की कोशिश करूँगा। लेकिन अमृतसर में जाने की मेरी हमेशा मैंने वहाँ पे जाके काम भी किया है और अभी मैंने एक नाटक बलि जो कि मेरी एक दोस्त हैं मनदीप घई वो अमृतसर में एक दस्तक नाम से ग्रुप चलाती हैं। हुँ। उन्होंने उस नाटक को प्रोड्यूस किया, बलि नाटक को, वो बॉम्बे के एक ये डायरेक्टर हैं सुहास सॉरी मैं शुक्ल। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बलि की बात हो हम अलग से ही करेंगे और इस पे ज़रूर जी, आएँगे। तो चलिए। अभी रंगमंच में जैसे अभिनेता अपने चरित्र को खुद ही बिल्ड करता है, खुद ही उसको बनाता है। लेकिन फिर भी उसमें कभी-कभी बहुत सी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पर देयर आर मोमेंट्स व्हेन ऑडियंस से दैट द एक्टिंग वाज़ फ्लैट। तो ऐसे में आप क्लीशे से बचते हुए कि आपका रोल जो है वो क्लीशे ना हो जाए, इतना ऑब्वियस ना हो, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल बन के चीज़ें सामने आएँ एज़ एन एक्टर? ऐसे में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस जॉनर में नाटक करने जा रहे हैं। हुँ, फॉर्म कौन-सा है, स्टाइलाइज़्ड है, रियलिस्टिक है, कॉमिक है या फ़ार्स है या क्या है? हुँ, तो वो देखना पड़ता है। फिर उसमें ये देखना पड़ता है कि हम किस कंटेम्परेरी कर रहे हैं या जो बहुत पहले जब वो नाटक लिखा गया था उसी हिसाब से कर रहे हैं। अगर उसी हिसाब से कर रहे हैं तो फिर चीज़ें हमें उसी हिसाब से देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम कंटेम्परेरी कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये थोड़ा-सा लिबर्टी होती है कि हम उन चीज़ों को आज के समय के हिसाब से कर सकें। तो फिर हम उसमें कुछ अपना डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमें कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर जो होते हैं वो भी ओल्ड स्कूल जो है होता है ओल्ड स्कूल हुँ, कहने का मतलब कि हुँ, कुछ डायरेक्टर हैं जो अभी तक पुरानी तरह से ही करना चाहते हैं जो नाटक। हुँ। जो डायरेक्शन भी वैसे ही देते हैं। तो कई बार जब डायरेक्टर ऐसे मिल जाते हैं तो फिर हमें उसी हिसाब से जाना पड़ता है। फिर हमें ऊँचा ही बोलना पड़ेगा, चाहे हमारे अंदर से आवाज़ आ रही हो, हमें ऊँचा बड़ा एक्शन करना ही पड़ेगा, ऐसे करना ही पड़ेगा। तो ये डायरेक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वो हमें कैसा डायरेक्टर सबसे ज़्यादा मैंने जो एन्जॉय किया है डायरेक्टर के साथ काम करते हुए वो हैं श्री एम के रैना, राजेंद्र सिंह एंड भानु भारती जी। इन इन डायरेक्टर के साथ ये है कि ये हालाँकि ये बहुत सीनियर डायरेक्टर हुँ, हैं, हुँ। 70s से ये थिएटर करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी काबिलियत ये है कि ये समय के साथ अपने को चेंज करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंटल करते तो हाँ, तो इनके साथ काम करने में एज़ अ यंगस्टर बहुत मज़ा आता है। हैं। अच्छा ऐसा कोई रोल जिसमें दर्शकों के साथ संप्रेषण बनाते हुए आपके अंदर का अभिनेता तृप्त हो गया हो, आप किसी और दुनिया में पहुँच गए हों, ऐसा कोई रोल यादगार? जी, जी, ऐसे हैं एक तो मैंने एनएसडी में एक नाटक किया था अधांतर, श्री अनिरुद्ध कुटुबड़ जी ने डायरेक्ट किया था उसको। उसमें मेरे 2 ही बार एंट्री होती थी लेकिन वहीं से एक्चुअली मुझे रियलिज़्म का चस्का लगा था। हुँ, तो 2 ही बार एंट्री होती थी लेकिन वो 2 बार एंट्री में मेरा रोल इतना पावरफुल तरीके से निकल के आता था कि दर्शक आज भी जो भी जिन्होंने भी वो नाटक उस समय देखा है, वो मुझे आज भी उस कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। मेरा उसमें नाम राणे था, तो अगर वो नाटक किसी ने देखा है तो अधांतर की बात होती है, तो उसमें मेरा ज़िक्र जो है वो जब भी कोई मुझे मिलेगा तो वो यही बोलेगा आपने वो राणे बहुत बढ़िया किया था। उसके बाद मैंने एक ओथेलो किया था मोहन महर्षि जी के साथ, उसमें मैंने यागो निभाया था। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब आत्मा तृप्त करने वाला एक बड़ा रोल था मेरी ज़िंदगी का पहला। और उसके बाद नीलम सिंह जी के साथ मैंने एक बिटर फ्रूट नाटक किया था जिसमें मंटो की कहानी ठंडा गोश्त को हमने एक्सपेरिमेंटल बेस से किया था। तो वो एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट था उससे वो उसमें सिर्फ़ उस कहानी को हमने 10 मिनट में इम्प्रोवाइज़ किया था। मतलब उसमें 10 कहानियाँ थी तो उसमें सिर्फ़ मेरी 1 कहानी होती थी और 10 मिनट में तो आज भी 10 मिनट की उस कहानी में जो मैंने नीलम जी की वज़ह से जो काम कर पाया था, तो उसको लेकर भी आज कई बार दर्शक मिलते हैं तो वो बात करते हैं उसकी। फिर एज़ अ प्रोफ़ेशनल एक्टर मैंने जो काम किया जो अभी मैंने अच्छे काम किए हैं, जिन्हें
ऑडियंस ने भी सराहा, डायरेक्टर ने भी बोला कि तुमने अच्छा किया और मुझे भी लगा। वो हत्या एक आकार की मैं नाथूराम गोडसे का एक किरदार निभाना हुँ। और बलि नाटक में अपना इसका महावत का किरदार और अटल बिहारी वाजपेयी का सोलो। नीलम मानसिंह जी तो के ये साथ कोई यादगार एक्सपीरियंस बताइए? नीलम मानसिंह जी के साथ यादगार बहुत ज़्यादा पुश करती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा पुश करती हैं क्योंकि हम तब स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट के एक तो प्रॉब्लम ये था कि एनएसडी में जितने नाटक हम कर रहे थे, उसमें सब में इम्प्रोवाइज़ेशन हो रहा था। हुँ। लगभग 3-4 नाटक हम ऐसे कर चुके थे उनसे काम करने से पहले जिसमें डिवाइसिंग हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है और एक्टर को सोचने पे मजबूर किया जा रहा है, स्क्रिप्ट नहीं हो रही उसकी तो हम पक चुके थे, मतलब इतना तंग आ चुके थे इम्प्रोवाइज़ कर के हम ये कह रहे थे भाई हमें कोई स्क्रिप्ट दे दो, टेक्स्ट दे दो जिसमें हम सिर्फ डायलॉग बोलें और उसके साथ एक्टिंग करें। इतना दिमाग चला-चला के तो वो भी ठंडा गोश्त को लेकर मैं उनको इम्प्रोवाइज़ेशन दिखाऊँ, वो कभी उसमें कभी मैं क्या करता था कि वो उनका कहना था कि ये जो आदमी बाहर से आया है, ये जिस तरह इसकी मनोस्थिति में है, उसमें तुम्हारी बॉडी पे किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो वो कभी कब फड़फड़ाते हुए कबूतर का बारे में बताएँ, कभी जो है वो बकरे के बारे में बताएँ, तो उस तरह से उस बॉडी में जो वो आनी चाहिए थी बात। तो उसमें उन्होंने कभी मुझे मुर्गी के पंखों से नहलाया, कभी उन्होंने मुझे साबूदाने की खिचड़ी से नहलाया, कभी उन्होंने मुल्तानी मिट्टी से नहलाया, कभी उन्होंने अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए मुझ पर और मैं भी लगा रहा। लेकिन वो खुशी नहीं हो रही थी। मतलब नाटक ओपन होने वाला है और 2 दिन पहले तक वो उनको लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ और मुझे लग रहा है यार इतना कुछ तो कर दिया, ये मैडम चाहती क्या है? तो उनके साथ मेरा वो हो गया थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन हो गया कि मैडम मैं नहीं कर रहा, आपको पता नहीं क्या चाहती, इतना मैंने ज़ोर लगा दिया, आप बोल रही हैं। तो वो फिर भी नहीं करोगे तुम, ऐसा करोगे। लेकिन जब मैंने वो नाटक किया और जब वो जो उन्होंने कहा था उस लेवल तक वो पहुँचा, तब मुझे लगा अरे बाप रे! ये तो कुछ और ही चीज़ थी। तो वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलता कि उन्होंने मुझे इतना पुश किया, हालाँकि वो उनका ढंग अलग था। वो जो भी मैं करूँ, अच्छा नहीं है, जो भी मैं करूँ, अच्छा नहीं है। लेकिन वो जो अच्छा नहीं है बोल रही थी, वो मेरे अंदर हिट कर रहा था। ऐज़ एन एक्टर की जो एक ईगो होती है, उसको हिट कर रहा था। तो वो आपको पुश कर रही थी कि और अच्छा कर रही वो सीधा नहीं कहती कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो बहुत एक यादगार एक्सपीरियंस है उनके साथ। बिल्कुल। एक्टर्स जब अपनी ही बाउंड्रीज़ को पुश करके, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके और अंदर तक जाता है, तो डेफ़िनेटली कुछ बहुत ही ख़ास निकल कर आता है, नेचुरली। जी, जी, और जी। जब इस तरह के बड़े डायरेक्टर्स मिलते हैं, तो ये चीज़ें बहुत सीखने की होती हैं, नो डाउट। जी, जी। अच्छा, शब्दों का जो सही उच्चारण होता है, उनकी जो शुद्धता होती है, उनकी जो भावाभिव्यक्ति होती है, उस पर अगर ज़ोर दें तो ना ये सिर्फ़ रंगमंच, टेलीविज़न, सिनेमा बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी शब्द जो होते हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और भरत हुँ, मुनि ने तो हमारे जो नाट्य शास्त्र है उसमें भी जो ये वाचक अभिनय और जो आंगिक अभिनय है, दोनों का वर्णन किया है। तो आप भी एक बहुत फाइन एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक आपने काफ़ी काम किया है। शब्दों की ये जो वॉइस वॉइस और स्पीच की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे एक कलाकार के लिए कहाँ कितनी इम्पोर्टेंट है, कैसे जुड़ सकता है वो उसके साथ और अपने आप को, अपने अभिनय को, अपने डायलॉग्स को कैसे उभार सकता है उसके साथ? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हम चाहे एज़ एन एक्टर बात कर लें या एज़ ए ह्यूमन बीइंग बात कर लें शब्द और क्या कहते हैं हमारी वॉइस की जो हमारी जो जुड़ी हुई है, वो हमारी प्राण वायु से जुड़ी हुई है। प्राण वायु मतलब हम जो साँस लेते हैं। हुँ, तो साँस के ऊपर सबसे पहले जो भी एक्टर्स इस विधा में आते हैं और उस पे काम करना चाहते हैं, तो उस साँस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साँस बदलती है तो इमोशन चेंज होता है, अपने बोलने का ढंग चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल। साँस कैसे इफ़ेक्ट कर रही है बॉडी पे साँस जब हम वो हमारे शरीर को किस तरह से जो है वो उसको चला रही है। तो साँस को समझना एक जो साधु होता है वो भी यही काम करता है। हुँ, साधु हम उसी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साधते हैं। क्या साधते हैं? वो अपनी साँस को साधते हैं क्योंकि अगर उनकी साँस उनके कंट्रोल में आ गई तो वो दुनिया की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो उनकी इंद्रियाँ हैं अपनी,
वो कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन वो एक अलग स्पिरिचुअलिज़्म में चला जाता है, लेकिन एक्टर भी जो है वो इसी तरह से काम करता है, वो अपनी साँस के ऊपर जो है वो उसको तवज्जो देना पड़ता है। उसके बाद उसकी बॉडी का पोस्चर कैसा है, मतलब जब आप पोस्चर बदलते हैं तो आपकी साँस बदलती है, साँस बदलती है तो उस पोस्चर और साँस के सुमेल से आपके जो शब्द निकलते हैं, उनकी जो हवा का एक अंदर प्रेशर बनता है, वो बदल जाता है। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आपके बोलने का ढंग आपकी स्पीच में अलग तरह से आएगा। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो ये सारा हमारा पोस्चर को समझना पड़ेगा। पहले साँस को समझना पड़ेगा, फिर बॉडी को समझना पड़ेगा। उसके बाद समझ के हमें कुछ वार्म अप्स की एक्सरसाइज़ करनी पड़ती हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ-कहाँ पे टेंशन्स हैं, उन टेंशन्स को हम कैसे जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं ताकि हमारी जो साँस जो है वो अच्छे से हम ले सकें अच्छे से और हमारे जो शब्द हैं वो अच्छे से हमारे मुँह में उच्चारण उनका हो सके। उसके बाद कई सारे तरह के हमारे टंग ट्विस्टर होते हैं, जैसे हमारे मुँह में कई शब्द कई बार बोलते-बोलते किसी वजह से फँस जाते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं किसी और रीजन का हूँ, मतलब मैं आसाम से आया हूँ लेकिन और मेरी भाषा में जो है वो शब्द ही नहीं है, जो हिंदी भाषा में आके मुझे करने पड़ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ टंग ट्विस्टर होते हैं, हर शब्द का एक टंग ट्विस्टर आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा-सा कोई किताबें पढ़ोगे या नेट पे सर्च करोगे तो हर भाषा का कोई ना कोई टंग ट्विस्टर आपको मिल जाएगा। उन टंग ट्विस्टर्स को इस्तेमाल करने से उन शब्दों का एक फ्लो बनता है, एक आपकी ज़ुबान के ऊपर वो शब्द आसानी से आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर 5 तरह के रेज़ोनेटर होते हैं जो कि हमारी वॉइस और स्पीच को जो है वो बेहतर बनाने के लिए काम आते हैं। वो 5 रेज़ोनेटर होते हैं, एक तो ये नेवल के नीचे वाला हिस्सा जो बेस कह लो आप या कोर कह लो, सेंटर कह लो बॉडी का। एक हमारा चेस्ट हो गया, 2 एक हमारा गला हो गया, 3 एक हमारा नेज़ल हो गया, 4 एक हमारा ये क्या कहते हैं ऊपर का हिस्सा इसको बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं इसको अ अम, क्या बोलते हैं इसको? पा इ 5 हिस्से होते हैं हमारे स्कल स्कल से ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, तो इसमें हमें ये समझना पड़ता है कि हमारी जो हवा का जो प्रेशर है, हमारी साँस का जो प्रेशर है, वो किस मुताबिक कहाँ के रेज़ोनेटर पर हमें यूज़ करना है। रेज़ोनेटर हम सब में है, लेकिन इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, इसका रियाज़ करना पड़ता है। और अगर आपको बेस को चालू करना है, तो आपको निचले स्केल पे जाके सुबह-सुबह रियाज़ करना चाहिए। आप हारमोनियम ले लीजिए, आप तानपुरा ले लीजिए या आप वैसे ही उस ओम शब्द का अगर उच्चारण करेंगे अगर आप बेस में जाके, खरज में जाके, तो वो एक्टिवेट होना शुरू होगा और वो 1-2 दिन में एक्टिवेट नहीं होगा, वो उसका पता आपको लगभग महीने, 2 महीने बाद लगना शुरू होगा कि हाँ, ये एक्टिवेट होना शुरू है। फिर आप धीरे-धीरे जो है वो चेस्ट का रियाज़ करेंगे, ओम के साथ भी कर सकते हैं या और भी कई सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो प्रेशर बना के जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक बॉल लिया और बॉल को फेंकते-फेंकते आपने ठ, ठ, ठ ये प्रेशर बना के बॉल जो है वो एक्सरसाइज़ करना शुरू किया। तो उससे भी ये चेस्ट का रेज़ोनेटर ये चीज़ें जो है वो एक्टिवेट होंगी। इसी तरह से क्योंकि रेज़ोनेटर का इस्तेमाल हम कैरेक्टर के अकॉर्डिंग करते हैं। हर व्यक्ति जो है वो अलग-अलग रेज़ोनेटर से बात करता है। आप जो बात कर रही हैं वो अलग रेज़ोनेटर का इस्तेमाल कर रही हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ, कई आदमी चेस्ट यूज़ करते हैं, कई बहुत निचली आवाज़ में बेस पे यूज़ करते हैं, जैसे गज़ल सिंगर हुँ, जगजीत साहब या मेहंदी हसन साहब या गुलाम अली साहब, बहुत ही नीचे जाकर गज़ल जो है वो गाई जाती है। और अगर हम स्कल की बात करें तो नुसरत साहब एकदम से जो है वो ऊपरी लेवल ले स्कल पे जाते चले जाते हैं। स्कल पे चले जाते हैं। हैं। और रेज़ोनेटर का जो हमारे इंडियन एक्टर्स में सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं वो नसीर साहब करते हैं। आप उनको एक लाइन में कई बार पाँचों के पाँचों रेज़ोनेटर का सुमेल आपको देखने में मिल जाएगा। तो हमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उन रेज़ोनेटर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उन रेज़ोनेटर की प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी, तभी आप कभी नेज़ल यूज़ कर पाएँगे, कभी स्कल में जा पाएँगे, कभी गला पे आ पाएँगे, कभी तो ये सारी चीज़ें। बोलेंगे हम सिर्फ़ मुँह से ही, बोल तो हम कहीं और से सकते नहीं हैं, लेकिन हवा का जो प्रेशर है वो जो है हम कंधे से, पेट से इस्तेमाल कैसे करेंगे अलग-अलग लेवल पे, वो उस वो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये रेज़ोनेटर से ही हमारी जो है आवाज़ आ रही है। उसके बाद हमारे जो कॉन्सोनेंट होते हैं, ओ और हमारे जो वॉवल्स होते हैं, वो देखना पड़ेगा
क्योंकि लिप्स से निकलने वाले कॉन्सोनेंट जो हैं वो अलग हैं। पीछे टंग के पीछे से जो निकलने वाले कॉन्सोनेंट हैं वो अलग हैं। टंग के आगे जो आते हैं वो अलग हैं। थ्रोट से निकलने वाले कॉन्सोनेंट अलग हैं। नेज़ल से निकलने वाले कॉन्सोनेंट अलग हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें जो कॉन्सोनेंट या वॉवल चल रहे हैं, वो हमारे मुँह में किस तरह से उसका उच्चारण हो पा रहा है, किस तरह से कोई शब्द निकल पा रहा है, तो कहाँ से वो हवा का प्रेशर बन के वो शब्द की बनावट बन रही है। तो एक तो ये भी हो गया और सबसे आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी ब्रीथिंग की पावर। हुँ, क्योंकि अगर आप ब्रीथिंग की स्टेमिना बढ़ाएँगे तो आप लंबी से लंबी स्पीच और लंबी से लंबी जो एक वॉइस जो है ऊँची से ऊँची आपकी वॉइस जा सकती है, रेंज बढ़ सकती है। तो उसके लिए आपको कई तरह की वॉइस की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो मैं अभी प्रैक्टिकली तो नहीं बता सकता। लेकिन उसमें अगर आप हम यही कर लें कि मंत्रोच्चारण होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, काफ़ी सारे मंत्र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मृत्युंजय का अगर आपने मंत्र ले लिया है, तो उसको आपको एक साँस में बोलना है और वो आपको क्या कहते हैं निचले लेवल पे भी बोलना है, आपको चेस्ट पे भी बोलना है, आपको गले में भी बोलना है, आपको नेज़ल में भी बोलना है, आपको स्कल में भी बोलना है। तो वो एक ही साँस में बोलना है, उसमें साँस टूट ना टूटे ये आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से कई सारे मंत्र हमारे हिंदू धर्म में मिल जाएँगे आपको। जितना बड़ा आप मंत्र ले सकती हैं उतना आप उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकती हैं, कि कितनी साँस में जो है वो आ सकता है। तो ये आपका एक स्टैमिना बढ़ाएगा, आपके ये जो फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाएगा, आपके जो डायाफ्राम है इसको जो है वो एक्टिव करेगा और आपके रेज़ोनेटर को एक्टिव करेगा, आपकी बॉडी में जो है वो एक समझ पैदा करेगा। तो ये सारा एक वॉइस का स्ट्रक्चर है, वॉइस एंड स्पीच का। बहुत सुंदर ढंग से आपने बड़ा विस्तार से बताया वॉइस एंड स्पीच के बारे में और सभी को शायद समझ आया होगा कि हमारे को अपनी आवाज़ को, अपने शब्दों को बहुत क्लैरिटी से उनका उच्चारण बहुत अच्छा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए साँस की एक्सरसाइज़ेज़ कितनी ज़रूरी हैं, जो कि हम गले से आवाज़ निकाल सकें, पेट से निकाल सकें और बाकी भी जो सारी हमारी नाक, कान जितनी भी इंद्रियाँ जो एक सारी इंद्रियां ही बेसिकली एक एक्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं तो उनका इस्तेमाल जी। जो कर सके उसके लिए ये जो एक्सरसाइजेस आप बता रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी से आप एक्टर्स जो हैं ये अपने डायलॉग्स को अपने एक्टिंग को कितना प्रभावशाली बना सकते हैं तो बहुत अच्छे से एक्चुअली बताया। एक एक्टर को एक जैसे एक डॉक्टर को उसकी बॉडी मरीज की बॉडी का पूरा पता होता है, हम्म, वैसे ही एक एक्टर को अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने जितने भी बॉडी के आस-पास का जो विज्ञान है या जो भी बातें हैं, वो उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। एक एक्टर को सिर्फ एक्टिंग नहीं पढ़नी होती। एक्टिंग तो हमारा काम है, वो हम करते ही रहेंगे, लेकिन एक एक्टर को साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, एक एक्टर को जो है वो डॉक्टरी लाइन का भी अनुभव थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि उसको डॉक्टर बनना है, सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो कि आप कौन-सा मसल, कौन-से हड्डी किस तरह से इस्तेमाल करोगे जब आप मूवमेंट करोगे स्टेज के ऊपर या कोई वॉइस को निकालोगे तो वो किस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। बिल्कुल क्योंकि एक्टिंग भी जो है ये इसके पीछे भी एक साइंस है और टेक्निक है बिना टेक्निक लगाए और जी। बिना साइंस के एक्टिंग नहीं हो सकती है। जी, जी। अच्छा, विपिन अमृतसर नाट्यशाला में जो गिरीश कर्नाड का लिखित आपने बलि जो इतना सुप्रसिद्ध नाटक किया, अभी आपने ज़िक्र भी किया था। अब उसके बारे जी। में कुछ बताइए? अपना रोल आपका बहुत ही महावत का जो रोल था, कैसे आपने इसको डेवलप किया और क्या प्रोसेस रहा? उसके बारे में बताइए। अ, उसका प्रोसेस पहले तो ये था कि मेरी दोस्त हैं वो जो मनदीप घई वो उन्होंने प्रोड्यूस किया इस नाटक को। हुँ, वो चाह रही थी कि पंजाब में एक थोड़ा-सा इस तरह का थिएटर दिखाया जाए कि वहाँ के लोगों की एजुकेशन में बढ़ोतरी हुँ, हो थिएटर वालों की। तो वो चाह रही थी कि वो हिंदी में उस नाटक को करें, वो पंजाबी में नहीं करना चाह रही थी। तो उन्होंने बलि नाटक उठाया गिरीश कर्नाड का बहुत और कम गिरीश किया कर्नाड साहब हुआ से नाटक है, बहुत कम लोगों ने किया है ये नाटक अभी तक, बहुत जी, ज़्यादा जी, नहीं जी। हुआ है। हुँ, जी, जी। तो गिरीश कर्नाड जी से हमने परमिशन ले ली थी लेकिन जब तक हमने नाटक किया वो तब तक वो इस दुनिया में नहीं रही है, तो हम हमारे लिए थोड़ा हुँ, जो है वो सच है। उदासी का विषय हो गया। जी। तो उसमें फिर एक डायरेक्टर थे उन्हीं के मित्र थे सुहास सूर्यवंशी मुंबई से। तो उसमें क्या हुआ कि
7 दिन हमने जो है वो कभी अमृतसर में रिहर्सल की, फिर 1.5 महीने का ब्रेक आया, फिर 7 दिन जो है मुंबई जाकर रिहर्सल की, फिर 1.5 महीने का ब्रेक आया, फिर 7 दिन जो है हमने फिर से अमृतसर में जाके, तो इस तरह से उसका शेड्यूल बना हुआ था। तो बीच-बीच में रिहर्सल करते थे। लेकिन सबसे जो टफ था उसमें, एक तो गिरीश कर्नाड जी जैसे लेखक का नाटक खेलना, जो हुँ, कि कितनी सारी लेयर्स में लिखा गया है होता है। मतलब आप उनका कोई भी नाटक ले लो, तुगलक ले लो, अग्नि और बरखा ले लो, है वतन ले लो, वो नाटक खेलना आसान नहीं है। हालाँकि वो ड्रीम रोल्स हैं किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी एक्टर की प्रैक्टिस जो है वो नाटकों से बेहतर हो ही नहीं सकती, मुझे लगता है। तो वो जो कैरेक्टर था महावत का, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझ उसमें आई, वो ये आई कि एक तो उस कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज पकड़ने में मुझे बहुत दिक्कत आई। हुँ, और दूसरा मुझे जो दिक्कत आ रही थी कि जिस तरह से गिरीश साहब जी ने उसके डायलॉग्स लिखे थे, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये सीधे-सीधे सेंटेंस हैं जो आम बोलचाल में हमारी समझ में आते हैं। हुँ, लेकिन उसमें सेंटेंस उल्टे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, हुँ, ये तो हो गया सीधा सेंटेंस। अब हुँ, वहाँ पे वो लास्ट में से डायलॉग शुरू हो रहा है, करूँगा मैं तुम्हारा इंटरव्यू। हुँ, तो वो मेरी समझ में आने में, उस भाषा के साथ मेरे माइंड को तालमेल बनाने में, उन डायलॉग्स को याद करने में ही मुझे कितना टाइम लग गया। मतलब नाटक के शो के 3-4 दिन पहले मुझे वो डायलॉग जो है वो समझ में आए। और जैसे ही वो समझ में आए, तो मैंने उसकी बॉडी को पकड़ना शुरू किया और उसकी बॉडी के साथ फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो फिर धीरे-धीरे, अब मैं डरा हुआ था क्योंकि बली नाटक है, इतने बड़े लेखक का नाटक है और बहुत, हालाँकि बहुत कम हुआ है, लेकिन ये था कि कहीं जब ऑडियंस देखे तो उनको कहीं ये अटपटा ना लगे कि इन्होंने क्या किया है। लेकिन जब वो नाटक हुआ और उसके बाद जो ऑडियंस का जो रिएक्शन देखा मैंने, और उसके बाद जो एक बूस्ट अप मिला मुझे, उसके बाद से हमने जहाँ भी उसके शो किए मुझे बहुत मज़ा आया। और वो मेरी खुशनसीबी ये रही कि मुझे हर नाटक के बाद एक अलग रेंज वाला कैरेक्टर मिलता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अ अगर मुझे यागो किया, तो यागो के बाद जो है मुझे एक कठपुतली बेचने का कैरेक्टर मिल गया। कठपुतली के बाद मुझे जो है वो एक मिल वर्कर का कैरेक्टर मिल गया। मिल वर्कर के बाद मुझे जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सुमित्रा नंदन पंत मिल गया। सुमित्रा नंदन पंत जी के बाद बुल्ले शाह के बाद नाथूराम, और नाथूराम के बाद ये बली नाटक में महावत। तो ये जो रेंज का जो एक मेरा ग्राफ बनता कहते हैं कि मैं जाऊँगा, हुँ, तो उसमें था जाऊँगा मैं। तो वो जो एक डायलॉग का जो आम बोलचाल की भाषा का जो पैटर्न है, वही बदल गया था। तो वो हुँ, उसको ध्यान में रखते-रखते उसको लर्न करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो आम बोलचाल का जो है वो शब्द ही नहीं थे मेरे। तो उसको साथ स्ट्रगल करते फिर उसकी बॉडी को पकड़ने में भी स्ट्रगलिंग करना पड़ रहा था, क्योंकि जहाँ वो शब्दावली छूटती थी, वहाँ बॉडी छूट जाती थी। तो फिर लेकिन वो जैसे-जैसे उसको मैं काम करता गया, धीरे-धीरे वो कैरेक्टर की समझ आती रही, और एक डर भी अंदर रहा कि 2 दिन बाद शो है, तो वो फिर अपने आप जो है मेरी मेमोरीज़ में वो कहीं न कहीं स्टक हो गया। और पहला जो शो हुआ उसके बाद ऑडियंस ने काफ़ी उसमें शाबाशी दी, तो उससे भी एक एनकरेजमेंट मिला, तो फिर वो डायलॉग जो है वो याद हो गए। तो फिर उसके साथ वो बॉडी का भी एक अडैप्टेशन मेरे बॉडी में चेंजेस आ गए। अच्छा विपिन, जब आप अपने काम को ही इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो कहाँ पर लैकिंग लगती है कि अभी भी कहाँ-कहाँ पर मुझे लैकिंग है? अगर ईमानदारी से कुछ शेयर करें तो? अभी मुझे थोड़ा बहुत जो लगता है कि अ, बॉडी के लेवल पे मैं थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ। हुँ, मतलब बॉडी के साथ एक्सप्रेस करने में मैं थोड़ा-सा अभी इतना मैच्योर कह लो या इतना फ्लेक्सिबल कह लो, या वो मैं अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ। तो अगर मैं फिज़िकल थिएटर की तरफ जाना चाहूँ, मेरा ये है कि मुझे कुछ ऐसे नाटक मिलें जिसमें सिर्फ़ बॉडी का इस्तेमाल हो। हमारे जो डायलॉग्स हैं, हमारी जो वाचिकता है, उसका कम इस्तेमाल हो, ताकि बॉडी के थ्रू मैं उसमें एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ और अपने आप को बॉडी से एक्सप्रेस कर पाऊँ ऑडियंस को। हुँ, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा अपने आप को कमज़ोर लगता है थोड़ा-सा। ओके। क्योंकि मेरे बैच में ऐसे कई एक्टर हैं जो
बॉडी से बहुत अच्छा वो कन्वे करते हैं ऑडियंस आपने को। उसमें डिवाइस प्लेस थोड़ा-सा भी कुछ किए हैं विपिन? डिवाइस प्लेस? जी, जी, जी। हमारे एमएसडी में मतलब मैं बोल तो रहा हूँ 8 प्रोडक्शन होती हैं 3 साल में, तो उसमें 4-5 तो डिवाइस ही थी। उसका इवन रेपेट्री में जाके भी एक डिवाइस करना पड़ गया था। ये प्रोसेस कैसा लगता है? बिकॉज़ थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है कि स्क्रिप्ट आपके हाथ में नहीं है एंड यू हैव टू डेवलप द स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट। वो जो आप कर रहे हैं, आप रिहर्सल तो उसी के दरमियान आप खुद ही उसको डेवलप कर रहे हैं और सब कुछ साथ में को-क्रिएटर्स बन के मिलकर काम करते हैं उसमें। तो ये प्रोसेस कैसा लगता है? अच्छा प्रोसेस है, इसमें आपका एक जो है वो दिमागी तौर पे बहुत क्या कहते हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, दिमाग सोचता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। नए-नए आइडियाज़ के साथ आप एक-दूसरे के साथ जुड़ते हो, दूसरे का आइडिया समझते हो, फिर उसको समझ के डायरेक्टर की बात सुनते हो, डायरेक्टर को समझ के आप जो है वो फिर एक इम्प्रोवाइज़ेज़ करने की कोशिश करते हो, विदाउट स्क्रिप्ट, विदाउट सिर्फ़ एक आइडिया ही होता है जो डायरेक्टर आके हमें कन्वे करता है कि ये मेरा आइडिया है और मैं अब ऐसे-ऐसे करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद रिसर्च मटेरियल पे काम करना पड़ता है, जिस विषय पे का आइडिया है। फिर उस रिसर्च के साथ मिलके एक्टर्स के साथ बात करके जो है वो इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। फिर इम्प्रोवाइज़ेशन के बाद जो है वो उसमें लाइट वाले का भी बड़ा ही उसको भी सारी रिहर्सल्स देखनी पड़ती हैं क्योंकि वो बिल्कुल उसको भी सही। नहीं पता कि क्या क्या होगा। हुँ, तो सेट वाले के साथ भी, तो ये सारा बड़ा ही दिलचस्प है लेकिन शुरू-शुरू में जब हम स्टूडेंट थे क्योंकि स्टूडेंट एज ऐसी होती है और क्योंकि धीरे-धीरे बातें पता चलती हैं, अगर ईमानदारी से कहूँ तो हमें भी लगता था कि एक्टिंग तो ये होती है, डायलॉग बोल दिया आपने, एक्सप्रेशन दे दिया, हो गई एक्टिंग। लेकिन जैसे-जैसे आप एजुकेशन लेते जाते हैं तब आपको पता चलता है ये तो अलग ही संसार है, ये तो मतलब जिस बात को आप एक्टिंग मान के बैठे हो ये तो है ही नहीं, उससे उससे तो कुछ लेना-देना नहीं है। हम एक्टिंग मान के बैठे हैं कि नाम हो जाएगा, फेम हो जाएगा, उसके बाद पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये एक्टिंग है। लेकिन उसके साथ तो पता चलता है जब आप एजुकेशन लेते हो कि इसके साथ उसका रत्ती भी संबंध नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो फिर आपको अलग-अलग जो है रास्ते पता चलते हैं, रास्ते पता चलने से जो है वो आपका एक नज़रिया बदलता है, नज़रिया बदलने से आपका मैच्योरिटी लेवल बदलता है और चीज़ों को करने का एक अलग ही आपका वे ऑफ उसको देखने का एक वो बन जाता है, एक आप कह लो कि एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है आपके अंदर एज़ एन एक्टर। बिल्कुल। मैंने एक जगह पर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को ये कहते सुना कि रोना, हँसना या इस तरह की इमोशंस दिखा के डायलॉग्स बोल देना या कुछ भी ऐसा कर देना, ये तो कोई भी कर लेगा। मैं अपने ऑडियंस में से भी अगर 50 लोगों को बोलूँगा तो आकर के उनमें से 40 जो हैं वो करके दिखा देंगे। तो लेकिन एक्टर्स जो आजकल जो ऐसे ही आ जाते हैं कि उसमें कुछ ट्रेनिंग नहीं लेते या उसको इतनी सीरियसली एक्टिंग को नहीं लेते, तो उन्हें लगता है कि शायद यही एक्टिंग है। लेकिन एक्टिंग के पीछे इतनी साइंस छिपी है कि एक-एक लाइन के एक-एक शब्द को, एक-एक ग्रामर को आपको क्रिएट करना पड़ता है कि कहाँ क्या है, जी, पूर्ण विराम भी है तो कितना साँस लेके रुकना है, तो ये एक पूरी साइंस है। तो एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट क्राइंग एंड लाफिंग एंड स्पीकिंग द डायलॉग्स, इट्स नॉट अबाउट दैट। बिल्कुल ठीक। जी, जी, जी। अच्छा, कितना ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए सेट को और कॉस्ट्यूम्स को एडॉप्ट कर लेना और अपना रिलेशन उनसे डेवलप कर लेना? और अगर ज़रूरी होता है तो आप कैसे करते हैं एज़ एन एक्टर? क्या प्रोसेस? देखिए बहुत ज़रूरी होता है अगर हमने नाट्य शास्त्र पढ़ा हो तो नाट्य शास्त्र के जो पहले 4 पॉइंट हैं वो सीक्वेंस अगर आप देखें तो बड़े ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। सबसे पहले बॉडी आती है, बॉडी नहीं होगी तो एक्टर कहाँ होगा? हुँ, बॉडी मतलब आंगिक हो गया, आंगिक के बाद आप उसमें डायलॉग लाएँगे, वाचिक आएगा। बिल्कुल, वाचिक के बाद उसमें रखा गया है आहार है, मतलब सेट, प्रॉपर्टी, मेकअप सब रखा गया है। बिल्कुल, उसके बाद लास्ट में रखा गया है सात्विक रसा, कि अगर सात्विक नहीं होगा तो पहले तीनों वाले जो हैं वो बेकार हो जाएँगे। बिल्कुल, सात्विक होना ज़रूरी है। तो एक सीक्वेंस है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग तो उस सीक्वेंस का कुछ मतलब है कि एक्टर पहले तो अपनी बॉडी को साथ काम करेगा, उसमें डायलॉग ऐड करेगा, फिर उसको सेट को समझना पड़ेगा, उसको मेकअप को समझना पड़ेगा, उसको प्रॉप्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो उनको नहीं समझेगा तो जब वो अभिनय करेगा तो उसमें वो सात्विकता कहाँ से आएगी जब वो सेट उसको सिर्फ़ वो लकड़ी या लोहे का ही ढांचा दिख रहा है, वो उसको वो अपना घर लग ही नहीं रहा या अपन जो भी उस नाटक की सिचुएशन है या जो भी उस नाटक की परिस्थितियाँ हैं, वो लग ही नहीं रही। तो फिर वो जो गले में जो हार डाला है एज़ ए प्रॉपर्टी या एज़ ए मेकअप,
जो मेकअप किया है, वो अगर वो उसके साथ उसका तालमेल ही नहीं बन पा रहा, उसकी बॉडी और उसका जो माइंड है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर सात्विक कहाँ से आएगा? तो सेट के साथ तालमेल होना, क्या कहते हैं, मेकअप के साथ तालमेल होना, प्रॉपर प्रॉप्स के साथ रिश्ता होना, तो ज़रूरी है। तो तभी जाके वो रस की तरफ जो है वो चीज़ें बनेंगी, तभी उसमें सात्विकता आएगी। और सात्विक जो है वो रस जो है वो पहले एक्टर को महसूस होगा, तब जाके ऑडियंस तक उसकी जो है निष्पत्ति हो पाएगी। नहीं तो अगर ये तो हम नहीं कह सकते कि ऑडियंस पहले रस महसूस करेगी और एक्टर बाद में करेगा। ये तो चीज़ें ये भरत पहले मुनि ने एक्टर के लिए हैं। बिल्कुल, जी, तो आपने भरत मुनि ने बड़े ही मतलब भरत मुनि ने जो भी चीज़ लिखी है हमारे नाट्य शास्त्र में वो लॉजिक के साथ लिखी हुई है। बिल्कुल। और हम हमारे जो यंगस्टर हैं उनको नाट्य शास्त्र पढ़ना चाहिए मुझे हुँ, लगता है। हम हमें आते ही एक्चुअली क्या होता है कि यंगस्टर जैसे ही आते हैं हम उनको सीधा स्टेनिस्लॉवस्की बताते हैं, सीधा मेथड एक्टिंग पे ले जाते हैं। लेकिन मेथड एक्टिंग जो है वो कहीं न कहीं लिमिटेड है। हुँ, मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टर ट्रेनिंग पे, एक्टर की जो इमोशन पे काम करती है। उसके ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं करती। लेकिन हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो आंगिक में उसमें आपको नृत्य पे भी काम करवाएगा, आपको उसके ताल पे भी काम करवाएगा, लय पे भी, संगीत पे भी काम करवाएगा, बहस भी है उसमें। इमोशन के ऊपर भी काम करवाएगा। तो नाट्य शास्त्र जो है वो मेथड एक्टिंग से कहीं ज़्यादा जो है उसकी रेंज है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे हम देखते हैं कि 2 ढाई साल में हर चीज़ बदलती है, एक बदलाव आता रहता है 2-2 ढाई-ढाई साल के गैप पे। जैसे फैशन भी बदल जाता है और रिश्तों में भी बदलाव आते हैं, हमारे बोलने के तरीके में भी बदलाव आते हैं। तो ऐसे ही कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका भी बदलता है। तो नेचुरली है कि आज हम फ़िल्मों में या टीवी में या अपने रंगमंच पर जिस तरह से एक एक्टर को मॉडर्न प्लेस के अंदर डायलॉग्स कन्वे करते देखते हैं, तो वो बदलाव का ही एक रूप है। पहले किसी क्लासिक प्लेस में एक अलग ही तरह से हम संस्कृत प्लेस में अपने नाटकों में अपने अभिनय के द्वारा जो डायलॉग्स बोलते थे, उनको कुछ अलग तरह से करते थे। लेकिन आज हमारा बहुत बदल गया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम जैसे आधे-अधूरे से महेंद्र नाथ और सावित्री को ही ले लेते हैं, तो जैसे उनके डायलॉग्स जो अब होंगे तो लाइन्स मेरे ख्याल से थोड़ी-सी डेमोक्रेटिक करके वो हो जाएँगी। वो उसको अलग ही उनका बोलने का एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ों में बदलाव तो आता ही रहता है। अगर हम माइथोलॉजी में लें तो माइथोलॉजी में हमारा टेक्स्ट है गीता, गीता में भी लिखा हुआ है परिवर्तन संसार का नियम है, जो परिवर्तन के साथ नहीं परिवर्तित होता है तो वो कहीं न कहीं फँस के रह जाता है, स्टक रह जाता है। तो ऐसा ही हर चीज़ फ़ील्ड में होता है, विज्ञान में भी होता है, डॉक्टरी लाइन में भी होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है, उसी तरह से एक्टिंग में भी जो है चीज़ें जो है वो दिन-प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। पहले जो थे हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे चिट्ठी लिख के, अब जो है वो फ़ोन आ गए हैं और कई सारे साधन चैट्स, ऐप आ गए हैं, तो वहाँ पे हम लिखते हैं। उसी तरह से बोलने का भी जो है वो दिन-प्रतिदिन हमारे अगर आप देखेंगे शब्दावली भी चेंज होती जा रही है। जैसे-जैसे ये बिल्कुल, ऐप्स आए हैं उसमें हम शब्दों को शॉर्ट में बोलना शुरू कर दिया हमने, लिखना शुरू कर दिया है, तो जिस तरह से वो शॉर्ट में लिखना शुरू कर दिया, उसी तरह से हमारे वो मुँह पे भी चढ़ते जा रहे हैं और ब्रदर का ब्रो हो गया, मम्मी का मॉम हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारी बोलचाल की भाषा को जो है वो उसमें परिवर्तन आया है। तो जब ये परिवर्तन आ रहा है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एक एक्टर को तो ये स्वीकार करना ही पड़ता है क्योंकि हमें अगर मान लीजिए आधे-अधूरे जो है वो 70s में लिखा गया, तो 70 का दौर एक अलग दौर था। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में अगर हमें आधे-अधूरे करना है, तो वो जो लड़का है अशोक उसमें, हुँ, तो उसको आज के दौर से हम देख सकते हैं कि वो हो सकता है मॉम, ब्रो ऐसे कुछ शब्द के जो इस्तेमाल है वो उसी से यही एक्टर का रिसर्च होता है कि वो किस तरह से आज की जनरेशन के हिसाब से चीज़ों को बनाएगा। बिल्कुल। तो ये तो होगा और ये आगे भी होगा, ये होता रहता है परिवर्तन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एज़ ए डायरेक्टर, एज़ ए पेंटर, एज़ ए एक्टर, एज़ ए म्यूजिशियन कुछ भी जो भी आप कलाकार हैं, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं रखते हैं, तो आपकी कला कहीं न कहीं वो लिमिटेड होके रह जाती है। बिल्कुल। तो अच्छा, मेरे इसमें यही है। आपको कई संस्थानों पर कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में बहुत से सम्मानों से भी
प्राप्त हुआ है उन्हें प्राप्त करने का। तो वो आपको कैसा लगा वो सम्मान लेते समय और वो कौन-कौन से हैं ये थोड़ा-सा शेयर करें? अ अभी तक तो जो है वो मुझे मैं अटल बिहारी वाजपेयी करता हूँ, तो उसमें मुझे ग्वालियर से जो है सम्मान प्राप्त हुआ है, भारत रत्न अटल सेवा सम्मान, हुँ, जो कि मुझे वहाँ पर नाटक करवाने वाली जो संस्था थी, उन्होंने दिया है। और वो वाजपेयी जी के ऊपर उन्होंने उनके जन्म दिवस के ऊपर जो है वो नाटक करवाया था और उसको एक बड़े लेवल के ऊपर उसको प्रचारित भी किया था। पूरा जो है मध्य प्रदेश का मीडिया था वहाँ पे। और तो उस वक़्त उन्होंने मुझे जो है वो ये सम्मान देकर जो है वो मेरे अभिनय के लिए मुझे सम्मानित किया था। और उसके अलावा जो है वो दस्तक ग्रुप से मुझे एक विशेष सम्मान मिल चुका है जब मैं एनएसडी आया था। और उसके अलावा बस यही 2 सम्मान। कैसा लगा जब आपके काम को जी, रिकॉग्निशन मिली, आपकी मेहनत जी को देखिए, रिकॉग्निशन मिली? अच्छा ही लगता है किसी भी कलाकार को जब रिकॉग्नाइज़ेशन मिलना शुरू होता है तो वो अच्छा ही लगता है। उससे और अच्छा काम करने की आपको प्रेरणा मिलती है। और थिएटर में तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी यंगस्टर को आप सम्मानित कर रहे हैं तो उसको और थिएटर करने की एक प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो थिएटर तो करना चाहते हैं लेकिन बेचारे रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पा रहे हैं या हुँ, उस तरह से उनको जो है वो चीज़ें नहीं मिलती, तो इसलिए वो फिर फ़िल्मों की तरफ भागते हैं। हुँ, तो और पैसा भी फ़िल्मों में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए वो फ़िल्मों की तरफ रुख अपना लेते हैं। तो यही है, लेकिन ये भी है कि आप कितने ईमानदार हो आपके काम के प्रति, बिल्कुल। ये भी ज़रूर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, अपने काम को लेकर, आप जिस ग्रुप में काम करने जाते हैं एज़ ए प्रोफ़ेशनल, उस ग्रुप के साथ आपकी किस तरह से आप रिश्ते बनाते हैं, किस तरह से आप जो है वो अपनी मेहनत वहाँ पे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप उसमें वॉर में आती हैं। बिल्कुल। विपिन क्या लगता है कि कोरोना के कारण जो रंगमंच है, ये कितना इफ़ेक्टिव हुआ है? और क्या क्या हो रहा है ये मतलब क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए कोरोना के कारण रंगमंच तो बहुत इफ़ेक्टेड हुआ है क्योंकि फ्रीलांसर की रोज़ी-रोटी का तो यही ज़रिया था। थिएटर में शोज़ होते थे तो उनको 4 पैसे बनते थे। और कुछ लोगों की जो है वो क्लासेस वग़ैरह चलती थी, कुछ लोग मतलब लगे रहते थे काम में कुछ न कुछ। कोई ऐसा नहीं था थिएटर वाला कि कोई भूखा सो रहा हो। तो वो स्थिति नहीं थी, लेकिन कोरोना के आने की वजह से पिछले 4-5 महीने से सारा काम जो है वो रुक गया है। तो जितना भी जो स्ट्रगलर्स के पास या फ्रीलांसर के पास जितना भी बैंक बैलेंस बचा था, वो धीरे-धीरे या तो खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। तो इससे जो है वो मनोस्थिति के ऊपर भी एक आर्टिस्ट की प्रभाव पड़ता है। और एक क्या कहते हैं फाइनेंशियली तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर फाइनेंशियली पड़ेगा तो मनोस्थिति अपने आप थोड़ा-सा उसमें जाती है। तो बिल्कुल, प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन किया सिर्फ़ यही जा सकता है कि आप अपने आप को पॉज़िटिव रखें। हर चीज़ का एक दौर होता है, जैसे अच्छा वक़्त नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहता है। तो ये भी एक दौर है। और ज़ कभी न कभी ये भी जाएगा, चाहे वो 2 महीने बाद जाए, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, लेकिन जब वैक्सीन आ जाएगी तो वो जाएगा। लेकिन तब तक हमें ये करना है कि हमें अपने आप को एंगेज रखना है, तो उसके लिए आप पढ़ते रहें, आप अच्छे नाटक यूट्यूब के ऊपर या कैसे भी जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो रहे हैं, वो देखते रहें। आप अच्छी फ़िल्में देखते रहें, आप और चीज़ों को पढ़ते रहें, एक्टिंग के अलावा और क्या-क्या कर सकते हैं, लिखते रहें अगर आपको लिखने का शौक है, नाटक लिखें, कहानियाँ लिखें, ये सब आप कर सकते हैं। और अपनी एजुकेशन को इस वक़्त में, क्योंकि मैंने भी ये पाया है कि जब मैं काम कर रहा था, तो टाइम ही नहीं होता था पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पढ़ने का अपने आप को एक बार से दोबारा से रीचेक करने का जो है वो टाइम मिल रहा है। तो उसको करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा तो आपको जो है वो फिर मार्केट में करना है, तो उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहो। वो कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की वजह से आप के अंदर इतना आलस या इतनी हड्डियों में जंग लग गया हो कि आप फिर बिल्कुल। से उस एनर्जी के साथ लौट ही ना पाएँ। तो अपने आप को आपको उसके साथ टच में रखना चाहिए।
बिल्कुल। और यही है कि वेट की जा सकती है, बाकी कुछ सारे हमारे लोग जो है वो डिजिटल माध्यम से भी एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज ये कोरोना की वजह से भी डिजिटल थिएटर का जो ये चलन चला है अभी, ज़रूरत है उसकी और उसी के माध्यम से भी सब आ रहे हैं। तो आपका क्या राय है इसके बारे में? डिजिटल थिएटर? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना आर्टिस्ट का आना चाहिए। हुँ, मान लीजिए कि कोरोना जो है बहुत ही लंबे समय तक चल जाता है, तो कुछ तो रास्ता हमें ढूँढना ही पड़ेगा। तो डिजिटल माध्यम कोई बुरा माध्यम नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है इसमें कि जो एक थिएटर की लाइवनेस है, वो ज़रूर इसमें नहीं मिलती है हमें। लेकिन जब तक कोरोना रहेगा तब तक डिजिटल माध्यम से भी हम ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करने के लिए अच्छे कंटेंट के ऊपर, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं और अलग-अलग रास्ते तो खोजने में लगे रह सकते हैं। अगर डिजिटल और क्या कहते हैं कि डिजिटल के ऊपर हम मैं जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, तो इसके साथ आप लोगों को जोड़ सकते हैं और क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारी एक्सचेंज चल रही हैं। तो एक बड़े लेवल के ऊपर आप जो है वो दर्शक आपको मिल रहा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि इसमें वो थिएटर वाली क्वालिटी कितनी हम दे पाएँगे, इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि ऑडियंस क्योंकि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, ऑडियंस हमें क्यों देखेगी जब उसके पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है या और सारे ओटीटी हैं और तो ऑडियंस हमें क्यों देखे उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा कि अगर हम ओटीटी माध्यम को अपना रहे हैं, डिजिटल माध्यम को अपना रहे हैं, तो ऑडियंस का थिएटर में इंटरेस्ट पैदा हो इसलिए हमें उसको किस तरह से कैप्चर करना है, किस तरह से उसके साथ तालमेल बनाना है, उसके ऊपर अभी काम करना पड़ेगा। हुँ, बिल्कुल। ताकि एंटरटेनमेंट जो है वो भी बनी रहे, वो भी बहुत ज़रूरी जी, है। जी। जी, जी, मेन जी। पर्पज़ जो है। बिल्कुल। अ, आपने जो इस पैंडेमिक लॉकडाउन में जो आपके साथी हैं, जो एस्पायरेंट एक्टर्स हैं और जो दोस्त हैं, उन सब के लिए अगर कुछ पॉज़िटिव मैसेज देना चाहें और मोर ओवर उन लोगों के लिए जो इस रास्ते में थोड़ा-सा शॉर्टकट्स भी ढूँढते हैं, क्योंकि ये भी एक साधना है कि इसमें लगना पड़ता है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके एक एक्टर अच्छा एक्टर बन पाता है। तो लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूँढते हैं, उनके लिए भी और इस लॉकडाउन के कारण जो एक्टर्स परेशान हो गए, जो थोड़ा हिम्मत हार गए हैं, उनके लिए कोई पॉज़िटिव मैसेज, वो पॉज़िटिव कैसे रहें? देखिए पॉज़िटिव होना और नेगेटिव होना ये सारी हमारी अपनी स्टेट ऑफ माइंड्स हैं। हुँ, इसको मुझे जो मेरा पर्सनल है कि इसको मुझे ये लगता है कि कोई दूसरा आदमी इसको जो है वो टैकल नहीं कर सकता जब तक हमारी विल पावर नहीं होगी कि हमें उस पॉजिटिविटी की तरफ जाना है नेगेटिविटी से। जब तक हम ये नहीं चाहेंगे तब तक हमें दुनिया का कोई भी साइकियाट्रिस्ट हो जाए, चाहे दोस्त हो, चाहे माता-पिता हों, वो नहीं लेके जा सकते। तो पहले तो हमें उस तरफ नेगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अगर नेगेटिविटी आती भी है, तो भी बहुत सारे साधन हैं। आप अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखिए, आप अच्छे-अच्छे एक्टर्स के इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने संघर्ष के टाइम पे किस तरह से अपने आप को हुँ, सँभाला, उनसे आपको एक प्रेरणा मिलती है। आप अच्छे नाटक देखिए, आप क्या कहते हैं अच्छी किताबें पढ़िए उससे जो है आपको किताबें पढ़ने से क्या होता है कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारे थॉट्स आपको मिलते हैं। एज़ एन एक्टर आपकी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और एज़ एन एक्टर मुझे लगता है कि पोएट्री हर एक्टर को पढ़नी चाहिए। पोएट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोएट्री में 2-3 लाइन में हमने बहुत बड़ी बात कह दी होती है। तो एक्टर का काम भी यही है कि कम शब्दों में ज़्यादा एक्सप्लेन करना, वो पोएट्री से आप समझ सकते हैं, पोएट्री से आप लिंक कर सकते हैं। तो पोएट्री अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही आपको एज़ एन एक्टर जो है वो ग्रो करती है। और जो लोग शॉर्टकट ढूँढते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट तो हम हो सकता है शॉर्टकट से हमें मौका भी मिल जाए, लेकिन वो शॉर्टकट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। वो शॉर्टकट फिर शॉर्टकट ही होता है, उसी शॉर्टकट ढंग से हम वापस भी आ जाते हैं। चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कोई भी विधा हो। तो वो ज़्यादा लंबे वो हो सकता है कि आपको एक टाइम पे जाके शॉर्टकट जो है वो नाम दे दे, फ़ेम दे दे। लेकिन फिर आपके पास जब वो शॉर्टकट होगा तो उस शॉर्टकट से हथियार कम पड़ गए अगर आपके युद्ध में मतलब मैं तो युद्ध ही कहता हूँ इसको बिल्कुल, ये एक तरह का युद्ध ही है। एक्टर तो एक अगर सोल्जर हथियार की कम तरह पड़ ही है। हाँ, तो अगर वो हथियार कम पड़ गए तो फिर क्या कहाँ जाओगे? फिर आपको वापस तो आना पड़ेगा।
तो इसलिए हथियार कम ना पड़े, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सीखनी पड़ती हैं, तब जाके हम जो है वो, क्योंकि अगर आपका कोई गॉडफ़ादर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इंडस्ट्री में कोई है अगर आपको जो लॉन्च कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप साधारण परिवार से हैं, छोटे शहर से हैं, सपने देखते हैं, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत काम में आएगी और फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अच्छा विपिन, अभी हम अपनी बातचीत के थोड़े अंतिम चरण में आ गए हैं। तो मुझे बस आखिर में आपसे एक बात पूछनी थी, कोई ऐसा प्रश्न जो आपको लगता हो कि मैंने नहीं पूछा, लेकिन आप इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से खुद बात करना चाहें उसके बारे में, या अपने दोस्तों से, सुनने वाले साथियों से वो शेयर करना चाहें, तो आप इस समय कर सकते हैं। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपने कोई प्रश्न ना पूछा हो, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अ, हमें सबको जो है वो थिएटर सिर्फ़ इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें कल को फ़िल्मों की तरफ जाना है। क्योंकि थिएटर हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि थिएटर हमें सिर्फ़ फ़िल्मों की तरफ के लिए ही अग्रसर नहीं करता, थिएटर हमें एक ज़िंदगी जीने की भी एक कला सिखाता है और एक हमारे अंदर एक व्यक्तित्व का जो निर्माण करता है, एक कॉन्फिडेंस देता है और अगर मान लीजिए कि आप फ़िल्म में नहीं जाना चाहते, थिएटर करते हैं फिर भी और थिएटर करने के बाद आपका कोई और जगह प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको थिएटर की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में एक बढ़ोतरी होती है, बहुत सारी स्किल्स की वजह से आप अपने आप को एम्प्लॉइज़ के सामने, ऑडियंस के सामने, बॉस के सामने जो है वो एक्सप्रेस करने की एक आपके अंदर कला देता है। तो थिएटर को सिर्फ़ एक लिमिटेड नहीं मान लेना चाहिए कि मैं 2 नाटक करूँगा और बॉम्बे चला जाऊँगा। बॉम्बे जाना कोई बुरी बात नहीं है। बॉम्बे एक मतलब एक्टर्स के लिए एक फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन उस फाइनल डेस्टिनेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिंग से हम कर सकते हैं। तो उन रास्तों को भी आपको थोड़ा-सा खोजना चाहिए। यही मैं जाते-जाते कोई 2 लाइनें अपनी पोएम की सुनाना चाहेंगे? आप लिखते हैं इतना अच्छा, आप राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, तो कोई 2 लाइनें कुछ शेयर करें? एक्चुअली मुझे लिखना तो पसंद है लेकिन मुझे सुनाने में थोड़ी हिचक रहती है हमेशा। अभी मुझे कुछ याद भी नहीं है सर, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं लिखता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता लेकिन फिर भी आपकी कोई पुस्तक पास में पड़ी हो तो आप उठा सकते हैं, देख सकते हैं उसमें से कुछ। नहीं ऐसा भी नहीं है लेकिन अ, एक सुना देता हूँ। अ, तेरे इश्क में क्या से क्या हो गए, तेरे इश्क में क्या से क्या हो गए, ना गालिब बन सके, ना मजनू ही रहे, बस फना हो गए। वाह! इतना ही। क्या बात। बहुत अच्छा लगा विपिन आपसे बात करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव था और बहुत मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया आपके बारे में जान के, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी सुनेंगे उन्हें भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, और आपकी कहानी जो है उन्हें भी कहीं न कहीं राह भी दिखाएगी और प्रेरित भी करेगी। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। थैंक यू।